हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स को ठीक से नहीं कर पाते हैं तो आपको थ्योरी की भी समझ नहीं आ पाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस बुक का और काफ़ी डिफ़िकल्ट भी माना जाता है। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये इस वीडियो में पूरा चैप्टर मैं कवर करूँगा। पेज नंबर ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इसमें चीजें क्यों दिखती हैं, व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। तो ये बताता है कि जब कोई लाइट है, सनलाइट है या किसी भी तरह की लाइट है, उस ऑब्जेक्ट से टकराती है और फिर टकराने के बाद हमारी आंखों पर आती है, तब हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। यहाँ पर इसमें एक ऑब्जर्वेशन ये बताया गया है कि ऐसा दिखता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, लेकिन हम कुछ ऑब्जर्वेशंस जो रियल लाइफ में देखी गई है, ऐसा यहाँ पर ये बोला गया है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब वो ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट की शार्प शैडो बनती है, यानी कि इधर से लाइट आएगी। मतलब यहाँ पर थ्योरीज जो हैं, कुछ थ्योरीज आपको बताई गई हैं इस बॉक्स में। एक तो थ्योरी है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, दूसरी थ्योरी है लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो वेव है। फिर तीसरी थ्योरी है क्वांटम थ्योरी। वो बोलती है ना तो लाइट वेव है और ना ही पार्टिकल पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी आई थी वो यही थी कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। वो किस चीज़ पे बेस्ड थी? वो ये था कि ये शार्प शेडो बनाती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरह से अगर हम लाइट के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखें तो बिल्कुल वैसी शेडो बनाएगा। तो उससे पता चलता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। लाइट वेव है, ऐसा क्यों क्यों बोला गया? ये बोला गया डिफ्रैक्शन के कारण। डिफ्रैक्शन की एक थ्योरी आई। डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक लाइट है, जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी, लेकिन वो बैंड हो जाती है। कहाँ पर? एजेस पे बैंड हो जाती है। डार्क शेडो नहीं बनाती उस जगह, एजेस पे बैंड हो जाती है। बस ये याद रखना है इसमें। यहाँ पे फुल्ली डार्क डार्क शेडो बनेगी, यहाँ पर थोड़ी सी लाइट दिखेगी, जबकि पूरी तरह डार्क हो जाना चाहिए था इससे इधर का एरिया। तो ये जो थ्योरी आई थी, ये बोलते हैं कि लाइट बैंड होती है एजेस पे, तो इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है। उन्होंने बोला था कि ऐसा तो वेव ही कर सकती है। वेव, पानी में जो वेव्स हैं वो भी बैंड हो जाती हैं। तो इस चीज़ ने, इस ऑब्जर्वेशन ने वेव थ्योरी ऑफ लाइट को सपोर्ट किया। जो लेटेस्ट है वो बताई गई है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें वो थ्योरी बोलती है ना तो लाइट वेव है, ना ही वो पार्टिकल है। अभी इस क्लास में आप जो पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, स्ट्रेट लाइन वाली जो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी। और फिर आप 12th क्लास में वेव नेचर भी पढ़ेंगे। क्वांटम थ्योरी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी चैप्टर में आगे क्या बताते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने पहले भी दूसरी क्लास में पढ़ा होगा। इसमें बताया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होता है आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये जो लाइन मैंने बीच में खींची है, इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो जो लॉ है वो ये है कि आई इज इक्वल टू आर होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो लॉ है वो है कि सेम प्लेन में है ये तीनों चीजें। तो ये अलग अलग दूर दूर नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में है। आगे इन्होंने बताया कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि और इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब अपसाइड, वो ऊपर की तरफ ही उसका मुंह होगा। और वर्चुअल का मतलब है कि हम उसे आंखों से देख सकते हैं। और साइज जो है इक्वल होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का दोनों का इक्वल होता है। इमेज का और ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम साइज होता है। प्लेन मिरर्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। यहाँ पर है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स दो तरह के बताए गए हैं, ये कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये वाली साइड मिरर का काम करेगी, जैसे रे टकराएगी और यूं जाएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में ये वाली साइड काम करेगी। ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो है मिरर बाहर की ओर निकला होता है, ठीक है। और कॉनकेव मिरर में इसका पेट अंदर की ओर। पॉइंट्स हैं जो याद रखने होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर, इसका पेट अंदर हुआ था, कॉनकेव मिरर हुआ। यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, इसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो मिरर है, अगर इसको मैं एक पूरा एक स्फीयर ड्रॉ करूँ तो इसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को
पोल बोलेंगे, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो एक्सिस थी इसको बोला था प्रिंसिपल एक्सिस। टर्मिनोलॉजी में याद रखनी होंगे। फिर इसमें दिखाया है यहाँ पर कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कैसे कैसे लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। इसमें दिखाया है, देखो इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से लाइट आ रही है, इन्फिनिटी से आती है तो ये माना जाता है कि वो पैरेलल रे, ये सारी लाइनें पैरेलल है। और फिर ये यहाँ से इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसको बोलते हैं फोकस। और ये फोकस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसके एकदम मिड पॉइंट पे होता है, यानी कि पी और सी के बीच में जो मिडिल पॉइंट जो होगा उसको फोकस बोलेंगे। ये फोकल लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होता है। तो इन्फिनिटी से जो रेज आ रही थी वो फोकस पे आकर कन्वर्ज हो जाती हैं। और ये जो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, इसमें क्या होता है, इन्फिनिटी से जो रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो जाती है। डाइवर्ज मतलब फैल जाएंगी, और वो इस तरह से फैलेंगी कि ऐसा लगेगा कि जैसे वो फोकस से निकल कर आ रही है। क्योंकि रेज को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो वो सभी फोकस पे कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, लेकिन ये मिरर डाइवर्स कर रहा है और ये वाला मिरर कन्वर्स। इन मिरर्स की एक ही साइड जो है रिफ्लेक्टिंग होती है, दूसरी साइड पे कोटिंग होती है और रिफ्लेक्ट नहीं करती। अब आगे हम चलते हैं, ये सब कुछ काम का है नहीं। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, टेबल 9.1, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी होंगी कुछ कुछ चीज़ें। देखो ये जो मिडिल पॉइंट है ये आपको सबसे इजी लगेगा। सी पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनेगी, वो सेम साइज की बनेगी और रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। सी से बियॉन्ड अगर हम रखेंगे कोई ऑब्जेक्ट तो जो इमेज बनेगी तो एफ और सी के बीच में बनेगी, और अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज सी के बियॉन्ड बनेगी। अभी पोजीशन पहले याद रख लेते हैं। अगर हम इन्फिनिटी में किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे, रेज कहाँ पर कन्वर्ज होंगी, फोकस पे, तो इमेज फोकस पे बनेगी। और अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। पी और एफ के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज हमारी बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, और ये वर्चुअल होगी। यानी कि हम इसको किसी फिल्म पे, किसी पेपर पे या कागज पे नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, बस आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो इमेजेस हैं रियल हैं और इन्वर्टेड हैं। ये वाली इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट होगी। यहाँ पर ये बताता है कि रे डायग्राम के साथ का यूज करके हम इमेज कैसे बना सकते हैं। ये कहता है कि दो रेज, एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रेज हमें चाहिए होती हैं, तभी हम जहाँ पर वो क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वो वहाँ पर इमेज की पोजीशन मानी जाएगी। तो हम कौन सी रेज हम लेंगे, इंसिडेंस, एक तो हम इंसिडेंस रे लेते हैं और फिर उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं और लेकर जाते हैं। दो इंसिडेंस इस तरह से रे लेनी होगी और फिर दो रिफ्लेक्टेड रे लेनी होगी। जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हमारी क्रॉस करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर हमारी इमेज बनेगी। इसके लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं कि हम किस तरह से ये इंसिडेंस रे लेते हैं। सबसे पहला है, एक तो रे हम ले सकते पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम रे लेते हैं तो वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से जाएगी। देखो यहाँ पे ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ये फोकस से नहीं जा रही है, लेकिन ऐसा ऐसा लगता है इसको एक्सटेंडेड, इसका पोर्शन फोकस से जा रहा है, हमें ऐसे देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, तो डायग्राम में हम इसे दिखा सकते हैं, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि इसका एक्सटेंडेड पोर्शन फोकस से पास हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है फोकस से पास होकर जा रही है। दूसरा तरीका है, हम बना सकते हैं रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि एक ऐसी रे ड्रॉ करें, इंसिडेंट रे, जो फोकस से पास होकर जा रही है। अब क्या होगा, टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। पहले केस में क्या हुआ था, पैरेलल ड्रॉ की थी, फोकस से होकर जा रही है। दूसरे केस में पास होते हुए इंसिडेंट रे ले रहे हैं और फिर वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। दोनों केस में कॉन्वेक्स ले लो या कॉनकेव, ये फोकस से पास होती हुई आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे फोकस से पास हो जाएगी, लेकिन टकराने के बाद ये पैरेलल हो। तीसरा तरीका हम ले सकते हैं कि रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब इमेज को ड्रॉ करने के तरीके हैं। ठीक है, हम इंसिडेंट रे कैसे ले, दो इंसिडेंट ली जाती है, तभी जहां पर वो क्रॉस करेंगे वहीं पर इमेज। तीसरा रे है कि जो सी से पास हो रही है, सी से अगर कोई रे पास हो रही है तो वो वैसे की वैसे ही अपने रास्ते से वापस चली जाती है, ये कहीं और इधर उधर नहीं जाती। चौथा आपका है, रे आप किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ओब्लिकली, रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर क्या है, हमने टेढ़ी एक इंसिडेंट रे ली और फिर उसको उतने ही एंगल पे, यानी कि आई इज इक्वल टू आर, इस लॉ को फॉलो करते हुए हम उसको रिफ्लेक्ट कर देंगे। इन सभी में आई इज इक्वल टू आर फॉलो हो रहा है, जो कि लॉ है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी में फॉलो किए जा रहे हैं। देखो यहाँ पर अब आपको
सभी ये डायग्राम बनाकर दिखाए गए हैं। कॉनकेव मिरर लिया गया है और इसमें सभी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट को रख के इमेज बनाकर दिखाई गई है। सबसे पहला है ए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिया गया है तुम्हारा इन्फिनिटी में, पैरेलल रेज आती हैं और ये कहाँ पर हो जाएंगी फोकस पे। बी पोर्शन में आपका इमेज ली गई है बियॉन्ड सी, और देखो इन्होंने कैसे लिया है, पैरेलल, एक रे पैरेलल ली है और दूसरी रे ली है जो सी से पास होकर जा रही है। सी वाली वापस सी से होते हुए वापस चली जाएगी और पैरेलल वाली फोकस से होते हुए गुजरेगी। इस जगह पर जहाँ पर ये दोनों क्रॉस हो रही हैं, ये आपका इमेज यहाँ पर आपकी बनेगी। ए बी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, बी डैश ए डैश आपकी इमेज बनी है, वैसे इन्वर्टेड है और सी और एफ के बीच में बननी है क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सी से बियॉन्ड रखा था। तीसरा फिगर है सी पे रखा है ऑब्जेक्ट और ये इन रूल्स को फॉलो करते हुए दो रे डाली गई है, इंसिडेंट रे, एक पैरेलल डाली गई है और एक फोकस से डाली गई है। फोकस से पास दी हुई जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो गई और जो रिफ्लेक्ट और जो स्ट्रेट हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे डाली थी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती गई। जहां पर ये दोनों रे मीट हो रही हैं वहीं पे हमारी इमेज बनी। तो सी पर जो ऑब्जेक्ट रखा था उसकी इमेज भी सी पर बनेगी। ए बी अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो बी डैश ए डैश हमारी इमेज बनी। इक्वल है, इन्वर्टेड है, इक्वल इन साइज है, दोनों सी पर है। तीसरा केस इन्होंने लिया है बी और सी के बीच में इन्होंने ऑब्जेक्ट को रखा है और देखिए इसमें इमेज का साइज बड़ा हो गया। क्या तरीका, पहले सबसे पहले एक तो पैरेलल ले ली, ए डी से पैरेलल रे ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, फिर डी से एफ की ओर हमने दूसरी लाइन खींची जो कि एफ से जाती है। एक रे तो ये बन गई इस तरह से, दूसरी हम सी के थ्रू ले लेंगे ऐसे। तो जहाँ पर ये मीट होंगी दोनों लाइन वही हमारी इमेज बनेगी, वही इन्वर्टेड है और एनलार्ज्ड है। चौथा आपका केस लिया है कि जो सब्जेक्ट रखा है, इन्होंने ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है फोकस पे, एफ पर। इसमें भी उन्होंने ऊपर वाले रूल्स को फॉलो करते हुए एक रे पैरेलल ली है, पैरेलल वाली रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती जाएगी और दूसरी सी से पास होती हुई ली है और ये दोनों रे कभी मीट नहीं होंगी और ये जाकर इन्फिनिटी में हम दिखाएंगे कि इनका ऑब्जेक्ट इमेज जो बनी है वो इन्फिनिटी में बनी है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है। अब जो ये छठा केस है इसमें फोकस और पोल इन दोनों के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। ये थोड़ा डायग्राम स्पेशल है, आपको अच्छे से याद रखना होगा। इसमें इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज कैसे कैसे ड्रॉ किए इनको अच्छे से देख लीजिए। हमने एक तो ड्रॉ किया कि सी से पास हो रही है, जो ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट, ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ए को और सी को हमने ड्रॉ ज्वाइन किया और देखते हैं ये मिरर पे हम कहाँ पर टकराया इन्होंने। और फिर वापस एक तो ये लाइन होगी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब दूसरा पॉइंट हम लेंगे ए से पी तक, दूसरी रे हम लेंगे ए पी रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर को जाएगी, आई इज इक्वल टू आर, यहाँ पे हमने फॉलो किया। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इस तरह से जाएगी कि दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो। तो पी एन इस रे ने फॉलो किया, तो फिर इसको बैकवर्ड हम एक्सटेंड करेंगे तो पी ए डैश बनेगा और फिर दूसरी पहली वाली रे को भी हम एक्सटेंड करेंगे तो ये देखेंगे हम कि ए डैश पर दोनों रेस मीट हो रही हैं, होती दिखती हैं। बी डैश ए डैश ये हमारी वर्चुअल इमेज बनी और ये ए बी ए से बड़ी इमेज। इस तरह के डायग्राम बहुत इजी हैं और बनाने तुम सबको आने चाहिए और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, सर्च लाइट में, टॉर्च में, व्हीकल्स की हेडलाइट्स में। हम आगे पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। कॉन्वेक्स मिरर्स में भी इसी तरह के 6 डायग्राम बनेंगे। ये इन्होंने, वो आप खुद बनाना, इस बुक में 2 डायग्राम दे रखे हैं, मैं आपको ये समझा देता हूँ। इसमें पहले केस में इन्होंने दे रखा है कि इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल रेज आ रही है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। फोकस पे कैसे बनेगी, फोकस तो इसका पीछे है, तो हम इसको उनको एक्सटेंड कर देंगे। एक्सटेंड होने के बाद वो ऐसा दिखेंगे कि फोकस से निकलती हुई आ रही है, उस तरह से हम उस एंगल पर ड्रॉ करेंगे। दूसरा भी जो दूसरे पोर्शन में सेकंड डायग्राम है, बी डायग्राम में इन्होंने दिखाया कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बी पर रखा है, ये नहीं दिखाया कि सी है या नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर काफी दूर है। एक तो रे इन्होंने ली है ए को सी से कनेक्ट किया है, ठीक है, ये रे वापस जाएगी और दूसरी रे इन्होंने ली है
पैरेलल रे, और फिर इसको फोकस से इन्होंने पास करा दिया है एक्सटेंड करके, इसलिए ये इधर से रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। अब जहां पर ये दोनों मीट करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये और ये, जहाँ पर ये मीट करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर आपकी इमेज बनेगी बी, बी डैश, ए डैश, ये आपकी इमेज है। और ये इमेज पीछे बन रही है, इमेज पीछे बन रही है, इसमें भी इमेज पीछे बन रही थी। और ये इमेज आपकी वर्चुअल होगी, रियल नहीं होगी। वर्चुअल होगी मतलब आप आंखों से देख सकते हैं लेकिन पर्दे पर नहीं उतार सकते। और ये इमेज छोटी भी बन रही है, ठीक है। ये इनको बॉक्स में इन्होंने दिखाया गया है। कॉन्वेक्स मिरर्स का यूज क्या है? ये रियर व्यू, कार वगैरह में पीछे का देखने के लिए मिरर्स का इस्तेमाल, ड्राइवर पीछे ये काफी बड़ा एरिया कवर कर लेते हैं। पर इनमें एक दिक्कत होती है कि ये डिमिनिश्ड इमेज होती है, यानी कि पीछे जो कार आ रही होती है वो बहुत छोटी सी दिखती है, वो दूर दिखती है, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है साइन कन्वेंशन, ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन अगर आपको आते हैं तो आपको ये चैप्टर आता है, साइन कन्वेंशन नहीं आते तो आपको ये चैप्टर नहीं आता। साइन कन्वेंशन पहले मिरर्स के लिए है और फिर लेंस के भी साइन कन्वेंशन बताए जाते हैं, लगभग दोनों दोनों सेम है। तो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ साइन कन्वेंशन क्या है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, ये आपका मिरर है, मिरर एम एन आपका मिरर है, और एक्स डैश एक्स आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। साइन कन्वेंशन में सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है कि यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, अगर हम उस डायरेक्शन में चलते हैं तो हम उस लेंथ को नापा जाता है उसको पॉजिटिव लेंथ। तो दूसरा है वो ये है कि आप सभी लेंथ्स को पोल पी से नापेंगे। ये न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। इसमें पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज ओरिजिन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जो पोल है, मिरर का जो पोल होता है, इसको हम ओरिजिन मानते हैं। वो प्रिंसिपल एक्सिस जो है मिरर की, उसको एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस पोल से पास होती जाएगी और इसको हम एक्स एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट नंबर 1 में, कि हमेशा ऑब्जेक्ट को मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है, यानी कि जो लाइट पड़ेगी वो लेफ्ट से पड़नी चाहिए। दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सभी डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो नापे जाते हैं वो पोल ऑफ द मिरर से नापे जाएंगे। यानी कि अगर एक्स पी को हमें नापना है तो पी एक्स ऐसे नापेंगे, और पी एक्स डैश को नापना है तो पी एक्स डैश इधर से नापेंगे। इसमें ये चीज़ें एक बार में समराइज में, अगर मैं समरी में अगर बोलूँ तो ये बोलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइट में अगर हम चल रहे हैं डिस्टेंस को नापने में, तो वो डिस्टेंस पॉजिटिव लिया जाएगा। और अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम निगेटिव लेंगे। ये यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया। ऑब्जेक्ट ऑन द लेफ्ट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इधर राइट राइट की तरफ इंसिडेंट लाइट जा रही है। डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिव, towards the left is negative because direction of it is opposite to the direction of incident light. Distance towards the right is positive. देखिए ये जो डिस्टेंस हम P से नाप रहे हैं, P से इधर को नापेंगे तो ये पॉजिटिव लिया जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऑफ लाइट भी राइट साइड में है। P से लेफ्ट साइड को नापेंगे तो हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट हम जा रहे हैं। तो जो इंसिडेंट लाइट के हम अपोजिट जाएंगे वो पॉजिटिव लिया जाएंगे, और इंसिडेंट लाइट के निगेटिव डिस्टेंस में जाएंगे के अपोजिट जाएंगे तो निगेटिव लिए जाएंगे। और जो इम्पोर्टेंट ये है कि हाइट अपवर्ड्स इज पॉजिटिव एंड हाइट डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव। तो पोल पी होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की तरफ चलते हुए जो डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट के अपोजिट चलते हुए जो डिस्टेंस नापे जाते हैं वो निगेटिव होते हैं। इन शॉर्ट यही आपकी साइन कन्वेंशन है, और ये आपके इस पे मिरर्स में भी चलेगी और ये आपकी लेंस में भी चलेगी। नेक्स्ट है आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला ये आसान सा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें v क्या है? v है आपकी इमेज का जो डिस्टेंस है, और u है आपका ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, और f है फोकल लेंथ। ये इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम हमें साइन कन्वेंशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप साइन कन्वेंशन का इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो ये फॉर्मूला आपको गलत आंसर दे देगा, क्योंकि माइनस और प्लस कहाँ पर रखने हैं और सोल्व करते ही आपको पता चल ही जाता है कि कैसे ब्लंडर हो जाता है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन।
इन पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स इसमें दिए गए हैं और वो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। इसे एक्स का फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इजी सा है, आप याद कर लेंगे। दूसरा ये भी है इसका माइनस वी अपॉन यू, इसको भी आप याद कर लेंगे मिरर्स के लिए। चलो ये आप एग्जांपल एक करके देखते हैं। इसमें एक दो एग्जांपल दिए हुए हैं, इसके बाद हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल है कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज a radius of curvature 3 meter. Radius of curvature है इसमें 3 meters. If a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. कैसा कॉन्वेक्स मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, ये मैं इसकी पोल बनाता हूँ प्रिंसिपल है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर, इसको सी लिखेंगे। ये इसका फोकस है 1.5 मीटर पे। और जो ये कहता है कि बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, यानी कि यहाँ पर ये बस है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है। अब ये इमेज की पोजीशन, नेचर और साइज। सबसे पहले हमें इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने में साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में क्या है कि ऑब्जेक्ट से हम रे निकालेंगे, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, और दूसरी हम निकालेंगे फोकस से निकालेंगे और फिर वो पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पे ये कहीं इमेज इस तरह से बनेगी। मैं अभी इसका डायग्राम, रे डायग्राम नहीं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिखाना है कि इसमें साइन कन्वेंशन कैसे इस्तेमाल करने हैं। हमको फॉर्मूला लगाना है 1/v प्लस 1/u प्लस इज इक्वल टू 1/f। ये जो है ये जो मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसकी फोकस किधर होगा? फोकस इसका होगा पीछे। पोल से हम मेजर करेंगे फोकस को, तो फोकस इसका आएगा पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है तो फोकस होगा 1.5 मीटर। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है? यू क्या होगा? यू है इधर, ये 5 मीटर पे रखा है। हम पोल से नापेंगे, पी से नापेंगे तो लेफ्ट को चलेंगे, यानी कि रे ऑफ इंसिडेंट के अपोजिट हम चल रहे हैं, तो यू को हम निगेटिव लिखेंगे। और ये है माइनस के 5 मीटर। यहाँ तक हमने ये प्लस और माइनस लिख लिया है। अब हम इस फॉर्मूले में इजीली पुट कर देंगे और हमारा वी निकल आएगा। वी हमारा आएगा 1.15 मीटर। फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और सब इजीली हो जाएगा। इस एग्जांपल में ध्यान रखना था कि क्या पॉजिटिव लेना है, क्या नेगेटिव लेना है। मैग्निफिकेशन में आपको h डैश बाई एच, इसमें इजीली हम पुट करेंगे तो आ जाता है ये। नेक्स्ट है एग्जांपल 9.2। इसमें क्या कह रहा है? हम साइन कन्वेंशन सीखने के लिए इन न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर साइज का है और वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा है इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा होता है? ये पोल है पी, ये प्रिंसिपल एक्सिस में ड्रॉ कर लिया। 4 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है, 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है। फोकल लेंथ मिरर की 15 सेंटीमीटर। देखो इसकी फोकल लेंथ इसके लेफ्ट, तो इसकी एफ कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हम पी से एफ का डिस्टेंस जो नापेंगे वो आएगा माइनस एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। 15 सेंटीमीटर दूर पे रखा है और फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर दूर, तो यानी कि ये 30 होगा, ये 15 है, ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर कहीं रखा है 25 सेंटीमीटर। इंसिडेंट रे ये ऐसे होगी, एफ कितना होगा? -15। इसका यू कितना होगा? पी से ही नापेंगे, -25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला पुटअप करेंगे और वी हमारा आ जाएगा। सोल्व करना आपको अच्छे से आना चाहिए। ये आ जाएगा यहाँ पर -37.5 सेंटीमीटर। हमने ये दोनों निगेटिव इसलिए लिए हैं साइन कन्वेंशन, क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट जाकर इनको मेजर कर रहे थे। पी से मेजर करना होता है डिस्टेंस। साइन कन्वेंशन अगर आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे आप। फिर इसका मैग्निफिकेशन यहाँ पर निकाल दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। आपने कभी पानी में पेंसिल डुबाई होगी तो आपको दिखेगा वो टेढ़ी हो जाती, टेढ़ी होने जाती है, टेढ़ी में दिखती है। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। ऐसा माना जाता है कि लाइट बैंड हो जाती है, एयर से वाटर में जाने पर लाइट रेज बैंड हो गई हैं, ठीक है। इसी को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये रिफ्रैक्शन होता कब कब है? जब लाइट रेज एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है। तो दिखाया गया कि रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक कांच की स्लैब ली गई है, लैब में हम रहते हैं, उसमें एक्टिविटी करते हैं रिफ्रैक्शन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये दिखाई गई है एक ग्लास स्लैब है ABCD। इसमें दिखाया गया है कि लाइट रे इधर से एंटर कर रही है, ई से गुजरी, फिर F पॉइंट पे आई और O पॉइंट पर इस ग्लास शेप से टकराई। फिर उसके बाद क्या होना है? ये सीधी जानी चाहिए थी, डैश डैश लाइन बनाई है हमने,
लेकिन ये रे सीधी नहीं जाती है। हम दूसरी तरफ से देखते हैं कि रे इसके पैरेलल निकलती है। ये GH वाली जो रूट है, इस रूट से हमें वो निकलती हुई दिखती है। अभी लैब में एक्सपेरिमेंट करोगे तब देखना, इधर E और F पे दो पिन लगाई जाती हैं। इधर से हम, इस साइड से हम देखते हैं, हमें दिखता है कि ये पिन इधर से है। स्ट्रेट लाइन ये दिखती है। ग्लास हटा के जब हम लाइन इनको कनेक्ट करते हैं, इन दोनों रेज को, हमें दिखता है कि बैंड हो गई है। कितनी बैंड हो गई है ये इसमें मेजरमेंट किया जाता है। इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है और यहाँ बाहर निकल रही है। जहाँ पर इंसिडेंट हुई है ओ पॉइंट पर I1, ये एंगल I1 है, और फिर ये एंगल R1 है। ये रेयर मीडियम से एयर से, ये रेयर मीडियम है, ये ग्लास है, ये डेंसर मीडियम है। रेयर से डेंस मीडियम में आई है, और यहाँ पर डेंस से रेयर मीडियम में आई है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसमें ये लॉ है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बताता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन में है। जैसे मिरर मिरर में था वैसा ही है। दूसरा लॉ ये है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं। ये कहता है कि साइन किसी भी एक पॉइंट पर ले लो, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, तो एंगल I और एंगल R, ये दो एंगल बनते हैं। I होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और R होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और साइन I और साइन अपॉन साइन R हम जब मेजर करते हैं तो ये हमेशा कांस्टेंट आता है उन दो पर्टिकुलर मीडियम्स के लिए। इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। कांस्टेंट होता है फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी कि लाइट की सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कलर फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है लाइट, वो पेयर मीडियम 1 मीडियम 2 वो सेम होने चाहिए। अगर हम ये दोनों चीज़ें सेम रखते हैं तो साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। इसको स्नेल्स लॉ ही बोलते हैं। ये दो रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, इन्हीं से सारी डेरिवेशन होती है। अब ये जो कांस्टेंट है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से हम सेकंड में जा रहे हैं तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट। रेयर से जब डेंस में जाते हैं, जो रे है, लाइट रे है, वो नॉर्मल से पास आ जाती है। यहाँ पर क्या होगा, I इज ग्रेटर देन R होगा, R एंगल I एंगल से छोटा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये लाइट, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि लाइट बैंड हो गई है नॉर्मल के पास आने की कोशिश, इधर को बैंड हो गई है, ऐसे ऐसे नहीं, सीधी सीधी नहीं गई है। दूसरा क्या होता है, जब डेंस से रेयर में जाते हैं तो ये लाइट नॉर्मल से दूर हट जाती है। जैसे ये यहाँ पे बताते हैं, ये नॉर्मल है, इधर से ये लाइट आई है, ये I2 है, इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हमारा R2 है। तो यहाँ पर डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आई है, तो यहाँ पर R2 ज़्यादा होगा I2 से, यहाँ पर हमारा I2 कम होगा R2 से। तो रेयर से डेंस की तरफ जाते हैं तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल बैंड होती है, और जब डेंस से नॉर्मल, डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाते हैं, ये नॉर्मल से दूर की ओर बैंड होती है। तो यहाँ पर बैंड होने पर क्या होगा, R2 हमारा ज़्यादा होगा I2 से, और यहाँ पर I1 ज़्यादा होगा R1 से। तो जो स्नेल्स लॉ है वो कहता है कि साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और साइन I2 अपॉन साइन R2 इक्वल टू ये भी कांस्टेंट होगा। अब इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यानी कि कांस्टेंट को लिंक किया गया है, इसको डिफाइन किया गया है एंगल के बेसिस पर। दूसरा ये बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक दूसरी क्वांटिटी से भी लिंक कर सकते हैं, और वो है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी कि बैंड तो होती ही होती है, ये कहते हैं कि लाइट की स्पीड भी कम हो जाती है और बढ़ भी जाती है। यानी रेयर मीडियम में लाइट फास्ट चलती है और डेंस मीडियम में लाइट स्लो चलती। स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन द मीडियम, इससे भी लिंक कर दिया हमने। यहाँ पे क्या कहता है, N/1, यानी कि 1 से 2 में जा रही है लाइट, इसको बोलेंगे N/1। ये कांस्टेंट को N/1, इसको इक्वल कैसे करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, 1 जिसमें पहले थी लाइट उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें जा रही है उसको नीचे रखेंगे। मीडियम 2 से 1 में जा रही है तो मीडियम 2 में जो स्पीड है उसको ऊपर रखेंगे, मीडियम 1 में जो स्पीड है उसको नीचे रखेंगे। यानी कि जिसमें जा रही है वो उसको नीचे रखना है, और जिससे जा रही है उस मीडियम को ऊपर रखना है। तो ये आपका
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू टू। ये पेयर्स के लिए होते हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे परेशानी आती है कि हम बहुत सारे पेयर बना सकते हैं। देखो ये इतने सारे पेयर यहाँ पे दिखाए हैं इस टेबल में, एयर, आइस, वाटर, अल्कोहल। हम यहाँ पर एक एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा सकती है, तो बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि हम एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेते हैं, और वो विद रिस्पेक्ट टू निकाल लेते हैं लाइट इन एयर से। यानी कि हम मानते हैं कि एयर से ग्लास में जा रही है, एयर से आइस में जा रही है, एयर से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। ये क्या होगा? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इसको ऊपर रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इसको नीचे रखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? सी। वैसे तो ये वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अप्रोक्सीमेटली उतना ही मान लेते हैं। यहाँ लिखा है इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर तुम्हें बताया गया है कि ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंस मीडियम। जो डेंस ऑप्टिकली डेंस मीडियम होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम होते हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो होता है। जो लाइट है, लाइट क्या होती है? लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्लोज डाउन, स्लो हो जाती है एक रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जब जाती है, और बैंड हो जाती है, बैंड टुवार्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन इट ट्रेवल्स डेंस मीडियम टू रेयर मीडियम इट स्पीड्स अप एंड बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और इनको याद रखना था। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? एयर का है ऑलमोस्ट 1 है, 1.0003। आइस का है 1.31। ठीक, यानी कि आइस में स्पीड इतनी कम हो जाएगी 1.31, और बैंड भी हो जाएगी। वाटर में 1.33, अल्कोहल की 1.36। देखो इसमें डायमंड की कितनी ज़्यादा है? 2.42, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा डेंस मटेरियल है। ऑप्टिकली डेंस भी सबसे ज़्यादा है। तो मैं स्नेल्स लॉ का यूसेज 12th क्लास में ज़्यादा पढ़ाते हैं। लेंस, लेंस तुम्हें दो तरह के बताए हैं यहाँ पर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस वही बीच में से जो मोटा होता है, पेट जिसका बाहर निकलता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी कि पैरेलल लाइट आ रही है तो उनको फोकस पे इकट्ठी कर देगा। और ये जो कॉनकेव लेंस है ये क्या करता है? ये लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, यानी कि फैला देगा। अब इसमें भी कुछ टर्म्स होते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये बहुत अच्छे से आपको सीखना चाहिए। देखो एक लेंस है, इसमें दो इंटरफेस है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला है। लेफ्ट वाले को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो मुझे पता चलेगा कि ये एक बड़े स्फीयर का पार्ट है, और राइट वाले को भी एक्सटेंड करूं तो पता चलेगा ये एक स्फीयर का पार्ट है। इस स्फीयर की रेडियस एक होगी और इस स्फीयर की भी रेडियस कुछ होगी, तो ये होगी R1। ठीक है, और ये होगी R2। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जी इनके जो सेंटर हैं इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इनकी जो फोकल लेंथ है वो इनके हाफ डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि F1 इज इक्वल टू होती है R1/2, और F2 इज इक्वल टू होती है R2/2। ये दोनों इंटरफेस जरूरी नहीं है दोनों रेडियस सेम हो, ऐसे भी हो सकते हैं कि बाई कॉनकेव है, साइड से ये कॉनकेव है और इस साइड से ये कॉन्वेक्स है, ऐसे भी लेंस होते हैं। लेकिन तुम्हें इस तरह के लेंस पढ़ाए नहीं गए हैं, ये 12th में पढ़ाए जाएंगे। तुम्हें ऐसे लेंस पढ़ाए गए हैं जो दोनों तरफ से कॉन्वेक्स हैं या फिर दोनों तरफ से कॉनकेव है, और जो लेंस फॉर्मूला पढ़ाया गया है वो भी इन्हीं दो तरह के लेंस पे काम करता है, और जिनकी रेडियस भी सेम हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 इज इक्वल टू R2, तभी तुम्हारा ये जो लेंस फॉर्मूला है ये काम करता है। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस के पीछे से लाइन खींचते हैं, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पे जो एकदम बीचों बीच पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? लेंस को साइड से देखते हैं तो ऐसा दिखता है, लेकिन फ्रंट से देखेंगे तो वो एक होल दिखता है। इसका जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ, ये इसका अपर्चर है। ठीक है, जो डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एज अपर्चर। तो जितना ज़्यादा डायमीटर होगा, जितना ज़्यादा अपर्चर होगा, उतना ज़्यादा लाइट लेंस में घुस सकती है। तो अगर अपर्चर कम है तो लाइट अंदर कम जाएगी और अच्छी फोटो भी नहीं आ पाएगी। अगर हम कैमरा ऐसा है,
कैमरे पे लेंस लगा हुआ है। तो जो मोबाइल फ़ोन होते हैं उनके लेंस की क्वालिटी उसके अपर्चर से हम देख सकते हैं। अगर अपर्चर ज़्यादा है कैमरा अच्छी फ़ोटो लेता है, अगर अपर्चर कम है तो उसकी फ़ोटो क्वालिटी डाउन होती है। इसमें यहाँ पर बताया है कि दोनों साइड की दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर जरूरी नहीं है इक्वल हो, लेकिन तुम्हें जो पढ़ाए गए हैं वो दोनों इक्वल पढ़ाए गए। लेफ्ट वाले इंटरफेस की जो फोकल लेंथ होगी उसको हम F1 बोलेंगे, और राइट वाले इंटरफेस की जो फोकल लेंथ होगी उसको हम F2 बोलेंगे। ठीक है, और तुम्हें F1 F2 दोनों इक्वल पढ़ाई गई हैं, दोनों इक्वल हैं, तभी आपका लेंस फॉर्मूला यहाँ पे काम कर। अब यहाँ पर तुम्हें बताया गया है कि ये इमेज कैसे बनाते हैं। सेम वैसे ही जैसे मिरर में किया था यहाँ पे भी ऐसे ही करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर या इक्वल टू होता है फोकल लेंथ से डबल लेंथ पे होता है, तो 2F1 को इन्होंने दिखाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F1 करके दिखा। तो ये कहते हैं इमेज कैसे बनेगी। अगर यहाँ C है, C न लिख के इन्होंने लिखा है या F1 F लिखा है, इसको 2F लिखा है, इस साइड इसको F लिखा है, इसको 2F लिखा है। तो ये कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट 2F पे रखी है तो इमेज भी आपकी 2F पे बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F से दूर रखा है तो आपकी इमेज F और 2F के बीच में बनेगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F और F के बीच में रखा है तो आपकी इमेज 2F से दूर बनेगी, इन्वर्टेड। और कहाँ बन सकते हैं ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख सकते तो आपकी इमेज F पे बनेगी, इन्फिनिटी में रखेंगे। और अगर हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी में बनेगी। एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो F और P के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, ये सी साइड बनेगी और वर्चुअल बनेगी। ये स्पेशल केस होता है, इन सब में रियल है और इन्वर्टेड है। इन्फिनिटी में ये बोलता है इन्फिनिटी में इमेज नहीं बनती, इमेज वुड नॉट बी फॉर्म। इन्फिनिटी में बनती है, हम यही पढ़ाते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए तुम्हें पढ़ाया गया, ये टेबल बताई गई है। इसी तरह से तुम कॉनकेव लेंस के लिए बना सकते हो। पे 6 केस हैं, यहाँ पे कॉनकेव लेंस के भी 6 केस बनेंगे, लेकिन उन्होंने 2 ही केस बना कर दिखाए हैं तुम्हें, और बाकी तुम 4 केस बना सकते हो। अब इनके रे डायग्राम्स बनाना सीख। रे डायग्राम्स के लिए भी कुछ कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले रूल है एरे ऑफ लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हम कोई भी 2 रेज ड्रॉ करेंगे, एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या, एक तो पैरेलल रे बनाएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो पैरेलल जाएगी तो वो दूसरे फोकस से गुजरेगी जाकर, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। अब पैरेलल रे गई है और फिर फोकस से जाके गुजरी है, फोकस से इधर एक्सटेंड करने पे ये डाइवर्ज करता है, तो इस फोकस से आके गुजरी है। दूसरा है रूल, हम रे बना सकते हैं जो फोकस से पास हो रही है, फोकस से पास होने के बाद ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉनकेव लेंस में भी ऐसे होगा, फोकस से पास हो रही है, फर्स्ट फोकस से नहीं सेकंड फोकस से पास हो रही है, और ये बैंड ऑन लेंस से पास होने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है, हम और कैसी रे ले सकते हैं, ऐसी रे ले सकते हैं जो ओ से पास हो रही है और वो एज इट इज जाती है सीधी, वो बिना बैंड हो जाएगी। रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल एमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, दिस इज। अब यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन तुम्हें बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट को कैसे दिखाया गया, बी ए नाम से साइड है और ये 2F1 पर रखा है, इसकी इमेज भी 2F2 पे बन रही है। इसी तरह से रे डायग्राम्स, एक रे बनाई ओ से होती आ रही है और दूसरी पैरेलल बनाई और वो फोकस से निकलेगी, जहां पर ये दोनों क्रॉस करेंगी वहीं पे हमारी इमेज बनेगी। यहाँ पे भी ऐसी दिखाई है, एक ओ से दिखा दी पास होते हुए, दूसरी पैरेलल दिखा दिया और फिर पैरेलल के बाद वो बैंड कर दिया फोकस से होते हुए। जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। इस तरह से हम रे डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिखाया है, सारी रेज पैरेलल दिखा दी है, पैरेलल होने के बाद ये सबको फोकस पे कन्वर्ज कर दिया है। यहाँ पे देखो ये रे डायग्राम कैसे बनाया। F1 पे ऑब्जेक्ट हमने रखा है, एक रे ली है जो ओ से पास हो रही है, ए ओ, उसको एक्सटेंड किया है, ऐसे निकाल दिया। फिर दूसरी रे ली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ए एम, और फिर उसको बैंड होने के बाद वो फोकस से निकाल लिया, फोकस से गुजार दी। ये देखो ये पैरेलल जा रही है, पैरेलल ही जाएंगी क्योंकि फोकस पे रखा था, तो ये पैरेलल जाएंगे, हमें बहुत इन्फिनिटी में जाके ऑब्जेक्ट दिखे। यहाँ पर क्या है, रे डायग्राम F1 और O के बीच में ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें ए से ओ की तरफ एक रे डाली, ठीक है, और फिर दूसरी रे डाली हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और इसको बैंड कर दिया एफ से पास होती है,
और फिर इन दोनों को देखते हैं, ये डाइवर्ज होती जा रही है, पैरेलल नहीं है, ये डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही है, कहीं पीछे मिल रही है, इनको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये जहाँ पे मीट होगी वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। हम यहाँ से देखेंगे तो हमें इमेज दिखेगी, वो इतनी बड़ी दिखेगी, जबकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा था। कॉनकेव लेंस में भी ऐसे ही करेंगे, वही रूल्स हैं। पैरेलल रेज आ रही हैं, ऐसे डाइवर्ज होंगी कि उनको पीछे से एक्सटेंड करेंगे तो फोकस से पास होने वाली है। सेकंड फिगर में इन्होंने दिखाया है आपका ऑब्जेक्ट ए बी ए 2f1 और f1 के बीच में रखा है, एक पैरेलल रे डाली है और फिर इसको डाइवर्ज कर दिया है। याद रखना कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है। तो डाइवर्ज कैसे करेगा, इसको एक्सटेंड करने पे ये एफ से पास होगी। दूसरी दूसरी रे डाली है इन्होंने, ओ से पास होते हुए सीधी सीधी चली जाएगी। अब ये जहाँ पे क्रॉस कर रही है वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है तो इमेज का नाम ए डैश बी डैश देते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। 6 तरह के कॉन्वेक्स लेंस में 6 इमेज आपकी कॉनकेव लेंस के लिए बनती है। अब इम्पोर्टेंट है साइन कन्वेंशन। न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन पूछा जाता है। ये लेंस फॉर्मूला है उन लेंस के लिए इसमें R1 इज इक्वल टू R2 होता है, यानी कि F1 इज इक्वल टू F2 होता है। दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होते हैं, दोनों साइड, दोनों इंटरफेस लेंस के सेम रेडियस के हैं, वहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कितनी इमेज बड़ी हो गई है रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट। मिरर में ये माइनस वी अपॉन यू था और जबकि लेंस में ये वी अपॉन यू है। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन भी इसके लिए सेम है जैसे मिरर के लिए थे। वो फिर से बता देता हूँ। ऑप्टिकल सेंटर से हमें नापना है, सब ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर है, इधर की हम नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से नापना चालू करेंगे। इधर को नापेंगे तो इनको निगेटिव लेंगे और इधर को नापेंगे तो इनको पॉजिटिव लेंगे। बस ये याद रखना है, ये हमारा साइन कन्वेंशन है। नापना हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से है। ऑब्जेक्ट को हमने लेफ्ट साइड में रखा है और डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट हम जा रहे हैं तो निगेटिव लेंगे, और उसके साथ में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे। ये हमारा साइन कन्वेंशन है। यही मिरर में लगता है, ये लेंस में लगता है, इसके बिना ये फॉर्मूला काम नहीं करता है। चलो एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 9.3। साइन कन्वेंशन भी इसमें सीखेंगे। एक लेंस है कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, दोनों फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर की है। तो फोकल लेंथ का ध्यान रखना है, ऑप्टिकल सेंटर ओ है। फोकल लेंथ कौन सी लेंगे हम, लेफ्ट वाली या राइट वाली? लेफ्ट वाला जो इंटरफेस है, ये लेफ्ट वाला जो इंटरफेस है इसकी फोकल लेंथ होगी लेफ्ट में, और राइट वाला इंटरफेस है इसकी फोकल लेंथ होगी राइट में। तो ये होगी F1, ये होगी F2, दोनों सेम है। दोनों कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की है, लेकिन हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि हम ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से F1 को नापेंगे। हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि ऑप्टिकल सेंटर से हमें मेजर करना है लेंथ को। तो OF1 ये नेगेटिव होगा, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इंसिडेंट रे इधर से जा रही है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन चल रहे हैं, इसके डायरेक्शन के अपोजिट हम चल रहे हैं, तो OF1 नेगेटिव लिया जाएगा और OF2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में था तो ये पॉजिटिव होगा। तो लेंस में ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट है, फर्स्ट इंटरफेस, उसी वाली फोकल लेंथ को हमें लेना है। यानी कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ को हम निगेटिव लेंगे, पॉजिटिव नहीं लेंगे। दोनों इक्वल है, F1 F2। ये फॉर्मूला तब काम करेगा जब फर्स्ट इंटरफेस काम होगा। तो फोकल लेंथ इसमें -15 ली गई है, ठीक है। और इमेज, इमेज का डिस्टेंस इन्होंने दिया है, इमेज दिया है इन्होंने। इमेज कहाँ बनी, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस और फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब देखो तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन इतना पढ़ना है, उसके बाद प्लस और माइनस ये खुद साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके खुद लगाने हैं। थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करना होगा, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये इसकी फोकल लेंथ है, और यहाँ पर 30 होगा। अब इमेज ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर बन रही है, पे बन रही है, यानी कि
इमेज करीब यहाँ पर बननी है, ये होगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये डाइवर्जिंग लेंस है, इसमें पता है इमेज लेफ्ट साइड में बनती है, राइट साइड में नहीं बनती, लेफ्ट में बनती है। तो इमेज लेफ्ट में बनती है, तो इसमें इमेज का जो डिस्टेंस है वो -10 सेंटीमीटर लेना होगा। ऑप्टिकल सेंटर से हम नापते हैं, ओ से यहाँ तक, तो हमारा v इज इक्वल टू -10, f इज इक्वल टू -15, और हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/v -1/u इक्वल टू 1/f, और इसको सोल्व कर लेंगे। u इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट में ही रखा जाएगा। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, v/u, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 0.33 मैग्नीफिकेशन, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बन रही है, 0.33 टाइम्स छोटी बन गई है। ऑब्जेक्ट इमेज से 3 गुना बड़ा है। साइन कन्वेंशन समझ आना चाहिए इसमें कि हमने इनको v और f को माइनस में क्यों लिया है। अगला एग्जांपल करते हैं 9.4। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस है, ड्रॉ कर लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। ये टू, इसमें हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, यानी कि यहाँ पर रखा है, और 2 सेंटीमीटर हाइट का है। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ये 3 सवाल है, इसमें तीनों तीनों का जवाब देना पड़ेगा। आल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, चौथा सवाल भी है। अब देखो f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी हमारी, 20 के पीछे बनेगी, यहाँ से यहाँ पे कहीं भी बन सकती है, हमें नहीं पता। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे पहले साइन कन्वेंशन लगा लेते हैं। इसमें फोकल लेंथ क्या होगी, देखो फर्स्ट इंटरफेस क्या है, कहाँ पे इंसिडेंट रे टकरा रही है, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी है, वो राइट साइड में है, राइट साइड में, और यहाँ से नापेंगे, ये फोकल लेंथ होगी, और ये होगी +10 सेंटीमीटर। फर्स्ट इंटरफेस की फोकल लेंथ लेनी होती है, यहाँ पे भी हमने कॉनकेव लेंस में भी फर्स्ट इंटरफेस की फोकल लेंथ ली थी जो कि निगेटिव थी। तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। फर्स्ट इंटरफेस में इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड द लेंथ मेजर्ड इज टेकन एज पॉजिटिव। कॉनकेव लेंस में हम निगेटिव लेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव लेंगे फोकल लेंथ। और यहाँ पर यू क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा 15 सेंटीमीटर पे, यहाँ से नापेंगे, लेफ्ट साइड में चल रहे हैं, निगेटिव ले जाएगा, इंसिडेंट रे इधर को है, तो यू होगी हमारी निगेटिव, और ये होगी -15 सेंटीमीटर। इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, -15 सेंटीमीटर यू लिया है हमने, फोकल लेंथ +10 लिया है, हाइट इन्होंने +2 सेंटीमीटर ली क्योंकि हाइट अप साइड है, फॉर्मूले में पुट किया है, और v आ गया, v इज इक्वल टू आया प्लस के 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन v/u -2, डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट का डबल है, और माइनस का है, -2 है, इसका मतलब इन्वर्टेड है, माइनस शोज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड इमेज, एंड 2 शोज कि डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस तरह से न्यूमेरिकल्स ये कर लेने हैं, और भी आप न्यूमेरिकल्स ढूंढ के और साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के आते हैं तो ये चैप्टर आपको आता है, फिर इसमें कुछ भी नहीं बचता। अगला है पावर ऑफ लेंस। आपने देखे होंगे चश्मे लगाते हैं लोग, तो पावर बताते हैं कितनी पावर का है, 2 पावर का है, 3 पावर का है, ये वही पावर है। इस पावर का डेफिनेशन है 1/f, 1/ फोकल लेंथ, जो भी निकल के आएगा तुम्हारा, ये पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, लेटर डी से इसको डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट हो गई 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर। Power of convex lens is positive and that of concave lens is negative। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया था फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस की निगेटिव लेते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेते हैं फोकल लेंथ। पावर भी उसकी कॉनकेव लेंस की निगेटिव हो जाएगी,
वो कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये क्या है कि अगर बहुत सारे लेंस को हम पैरेलल खड़ा कर दें तो क्या होगा, उन सबकी पावर जुड़ जाएगी। P1 प्लस P2 प्लस P3 इस तरह से जोड़ती चले जाती हैं, यानी कि पावर जो है लेंस की जुड़ती चली जाती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है, तो इन तो और इसकी 3 है, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, 5 3 8 11 है। 11 पावर का लेंस बन जाएगा एक नया 11D। इस पे भी हल्के से सवाल बन सकते हैं। यहाँ पर आपका समरी है, ये मिरर फॉर्मूला है आपका, और ये लेंस फॉर्मूला है। इसमें माइनस का ध्यान रखना है, इसमें प्लस है और इसमें माइनस है। स्पीड ऑफ लाइट आपको याद रखनी है। डायोप्टर, अब इसकी एक्सरसाइज आप कर सकते हो, मैंने इसके लिए आपको सब बता दिया। इसमें न्यूमेरिकल जो है 10 से 15 तक, ये सारे न्यूमेरिकल है जो आपके लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला पे बेस्ड है, ये जरूर कर लीजिएगा। बाय। अगर आप चाहते हैं मैं और किसी चैप्टर पे या किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।